मार्क्स से पहले भौतिकवाद ने मनुष्य की सामाजिक प्रकृति से अलग और उसके ऐतिहासिक विकास से अलग ज्ञान की समस्या की जांच की, और इसलिए सामाजिक व्यवहार पर ज्ञान की निर्भरता, यानी उत्पादन और वर्ग संघर्ष पर ज्ञान की निर्भरता को समझने में असमर्थ था। सबसे बढ़कर मार्क्सवादी उत्पादन में मनुष्य की गतिविधि को सबसे मौलिक व्यवहारिक गतिविधि उसकी अन्य सभी गतिविधियों का निर्धारक मानते हैं। मनुष्य का ज्ञान मुख्य रूप से भौतिक उत्पादन में उसकी गतिविधि पर निर्भर करता है, जिसके माध्यम से वह धीरे धीरे घटनाओं, गुणों और प्रकृति के नियमों और अपने और प्रकृति के बीच संबंधों को समझने लगता है, और उत्पादन में अपनी गतिविधि के माध्यम से वह धीरे धीरे अलग अलग मात्रा में मनुष्य और मनुष्य के बीच मौजूद कुछ संबंधों को भी समझने लगता है। इनमें से कोई भी ज्ञान उत्पादन में गतिविधि के अलावा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्गहीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में अन्य सदस्यों के साथ सामान्य प्रयास में शामिल होता है, उनके साथ उत्पादन के निश्चित संबंधों में प्रवेश करता है और मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में संलग्न होता है। सभी वर्ग समाजों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के सदस्य भी अलग अलग तरीकों से उत्पादन के निश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं और अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में संलग्न होते हैं। ये वह प्राथमिक स्रोत है जिससे मानव ज्ञान विकसित होता है। मनुष्य का सामाजिक व्यवहार उत्पादन में गतिविधि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य रूप भी लेता है। वर्ग संघर्ष, राजनीतिक जीवन, वैज्ञानिक और कलात्मक गतिविधियां। संक्षेप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य समाज के व्यवहारिक जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेता है। इस प्रकार मनुष्य अलग अलग मात्रा में मनुष्य और मनुष्य के बीच के विभिन्न संबंधों को न केवल अपने भौतिक जीवन के माध्यम से, बल्कि अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन, दोनों ही भौतिक जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, के माध्यम से भी जानता है। इन अन्य प्रकार की सामाजिक प्रथाओं में से विशेष रूप से वर्ग संघर्ष अपने सभी विभिन्न रूपों में मनुष्य के ज्ञान के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। वर्ग समाज में हर कोई एक विशेष वर्ग के सदस्य के रूप में रहता है और हर तरह की सोच पर बिना किसी अपवाद के एक वर्ग के ब्रांड की मुहर लगी होती है। मार्क्सवादियों का मानना है कि मानव समाज में उत्पादन गतिविधि चरण दर चरण निम्न से उच्च स्तर की ओर विकसित होती है और परिणामस्वरूप मनुष्य का ज्ञान, चाहे वह प्रकृति का हो या समाज का, निम्न से उच्च स्तर की ओर अर्थात चरण दर चरण विकसित होता है। उथले से गहरे तक, एक पक्षीय से बहुपक्षीय तक। इतिहास में बहुत लंबे समय तक मनुष्य आवश्यक रूप से समाज के इतिहास की एक तरफा समझ तक ही सीमित थे, क्योंकि एक बात के लिए शोषक वर्गों के पूर्वाग्रह ने हमेशा इतिहास को विकृत किया और दूसरी ओर उत्पादन के छोटे पैमाने ने मनुष्य की सोच को सीमित कर दिया। दृष्टिकोण: जब तक आधुनिक सर्वहारा वर्ग उत्पादन की अपार शक्तियों बड़े पैमाने के उद्योग के साथ उभरा, तब तक मनुष्य समाज के विकास की व्यापक ऐतिहासिक समझ हासिल करने और इस ज्ञान को एक विज्ञान, मार्क्सवाद के विज्ञान में बदलने में सक्षम नहीं था। मार्क्सवादियों का मानना है कि मनुष्य का सामाजिक व्यवहार ही बाहरी दुनिया के बारे में उसके ज्ञान की सच्चाई की कसौटी है। वास्तव में होता यह है कि मनुष्य का ज्ञान तभी सत्यापित होता है जब वह सामाजिक व्यवहार, सामग्री उत्पादन, वर्ग संघर्ष या वैज्ञानिक प्रयोग की प्रक्रिया में अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम में सफल होना चाहता है, यानी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने विचारों को वस्तुगत बाहरी दुनिया के नियमों के अनुरूप लाना होगा। यदि वे मेल नहीं खाते, तो वह अपने अभ्यास में असफल हो जाएगा। असफल होने के बाद वह सबक सीखता है, अपने विचारों को बाहरी दुनिया के नियमों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें सुधारता है और इस प्रकार विफलता को सफलता में बदल सकता है। असफलता सफलता की जननी है और गड्ढे में गिरना अपनी बुद्धि में लाभ का यही अर्थ है। ज्ञान का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत अभ्यास को प्राथमिक स्थान पर रखता है, यह मानते हुए कि मानव ज्ञान को किसी भी तरह से अभ्यास से अलग नहीं किया जा सकता है, और उन सभी गलत सिद्धांतों को अस्वीकार करता है जो अभ्यास के महत्व को नकारते हैं या ज्ञान को अभ्यास से अलग करते हैं। इस प्रकार लेनिन ने कहा, अभ्यास सैद्धांतिक ज्ञान से ऊंचा है, क्योंकि इसमें न केवल सार्वभौमिकता की गरिमा है, बल्कि तत्काल वास्तविकता भी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मार्क्सवादी दर्शन की दो उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। एक इसकी वर्ग प्रकृति है, ये खुले तौर पर स्वीकार करता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सर्वहारा वर्ग की सेवा में है। दूसरा इसकी व्यवहारिकता है, यह अभ्यास पर सिद्धांत की निर्भरता पर जोर देता है, इस बात पर जोर देता है कि सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है और बदले में अभ्यास की सेवा करता है। किसी भी ज्ञान या सिद्धांत की सच्चाई व्यक्तिपरक भावनाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार में वस्तुनिष्ठ परिणामों से निर्धारित होती है। सामाजिक आचरण ही सत्य की कसौटी हो सकता है। ज्ञान के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत में अभ्यास का दृष्टिकोण प्राथमिक और बुनियादी दृष्टिकोण है,
लेकिन फिर मानव ज्ञान अभ्यास से कैसे उत्पन्न होता है और बदले में अभ्यास की सेवा कैसे करता है? यदि हम ज्ञान के विकास की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अभ्यास की प्रक्रिया में मनुष्य सबसे पहले चीज़ों के केवल अभूतपूर्व पक्ष, अलग अलग पहलुओं, बाहरी संबंधों को ही देखता है। उदाहरण के लिए, बाहर से कुछ लोग अवलोकन के दौरे पर यूनान आते हैं। पहले या 2 दिन में वे इसकी स्थलाकृति, सड़कें और घर देखते हैं। वे कई लोगों से मिलते हैं, भोजों, शाम की पार्टियों और सामूहिक बैठकों में भाग लेते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें सुनते हैं और विभिन्न दस्तावेज पढ़ते हैं। ये सभी घटनाएं अलग अलग पहलू और चीज़ों के बाहरी संबंध हैं। इसे अनुभूति का अवधारणात्मक चरण कहा जाता है, अर्थात इंद्रिय धारणाओं और छापों का चरण। यानी यूनान में ये विशेष चीज़ें अवलोकन समूह के सदस्यों के इंद्रियों पर कार्य करती हैं, इंद्रिय धारणाएं पैदा करती हैं और उनके मस्तिष्क में इन छापों के बीच बाहरी संबंधों के एक मोटे स्केच के साथ कई छापों को जन्म देती हैं। ये पहला है अनुभूति का चरण। इस स्तर पर मनुष्य अभी तक गहरी अवधारणाएं नहीं बना सकता है या तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है। जैसे जैसे सामाजिक अभ्यास जारी रहता है, जो चीज़ें मनुष्य के अभ्यास के दौरान उसकी इंद्रिय धारणाओं और छापों को जन्म देती हैं, उन्हें कई बार दोहराया जाता है। तब संज्ञान की प्रक्रिया में मस्तिष्क में अचानक परिवर्तन होता है और अवधारणाएं बनती हैं। अवधारणाएं अब घटनाएं, अलग अलग पहलू और चीज़ों के बाहरी संबंध नहीं हैं, वे चीज़ों के सार, समग्रता और आंतरिक संबंधों को समझते हैं। अवधारणाओं और इंद्रिय धारणाओं के बीच न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक अंतर भी होता है। आगे बढ़ते हुए निर्णय और अनुमान के माध्यम से व्यक्ति तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम होता है। सैंकुओ यंगी में अभिव्यक्ति, भौहें बुने और एक युक्ति दिमाग में आए, या रोजमर्रा की भाषा में मुझे इस पर विचार करने दें, मनुष्य द्वारा निर्णय और निष्कर्ष बनाने के लिए मस्तिष्क में अवधारणाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। यह अनुभूति का दूसरा चरण है। जब अवलोकन समूह के सदस्यों ने विभिन्न डेटा एकत्र किए हैं और इससे भी अधिक उन पर विचार किया है, तो वे इस निर्णय पर पहुंचने में सक्षम हैं कि जापान के खिलाफ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की कम्युनिस्ट पार्टी की नीति पूरी तरह से ईमानदार और है असली। ये निर्णय लेने के बाद यदि वे भी राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट होने के बारे में सच्चे हैं, तो एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं: जापान के खिलाफ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा सफल हो सकता है। किसी चीज़ को जानने की पूरी प्रक्रिया में अवधारणा, निर्णय और अनुमान का ये चरण अधिक महत्वपूर्ण चरण है। ये तर्कसंगत ज्ञान का चरण है। जानने का वास्तविक कार्य धारणा के माध्यम से विचार तक पहुंचना, वस्तुनिष्ठ चीज़ों के आंतरिक विरोधाभासों, उनके कानूनों और एक प्रक्रिया और दूसरे के बीच के आंतरिक संबंधों की समझ तक कदम दर कदम पहुंचना है, यानी कि पहुंचना तार्किक ज्ञान पर। दोहराने के लिए, तार्किक ज्ञान अवधारणात्मक ज्ञान से भिन्न होता है क्योंकि अवधारणात्मक ज्ञान अलग अलग पहलुओं, घटनाओं और चीज़ों के बाहरी संबंधों से संबंधित होता है, जबकि तार्किक ज्ञान समग्रता, सार और चीज़ों के आंतरिक संबंधों तक पहुंचने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है और आसपास की दुनिया में आंतरिक विरोधाभासों का खुलासा करता है। इसलिए तार्किक ज्ञान आसपास की दुनिया के विकास को उसकी समग्रता में, उसके सभी पहलुओं के आंतरिक संबंधों में समझने में सक्षम है। ज्ञान के विकास की प्रक्रिया का ये द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत, जो स्वयं अभ्यास पर आधारित है और उथले से गहरे की ओर बढ़ता है, मार्क्सवाद के उदय से पहले किसी के द्वारा भी काम नहीं किया गया था। मार्क्सवादी भौतिकवाद ने पहली बार इस समस्या को सही ढंग से हल किया, भौतिकवादी और द्वंद्वात्मक रूप से अनुभूति के गहन होते आंदोलन की ओर इशारा किया, वह आंदोलन जिसके द्वारा समाज में मनुष्य अपने जटिल उत्पादन और वर्ग संघर्ष के लगातार आवर्ती अभ्यास में अवधारणात्मक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर बढ़ता है। लेनिन ने कहा, पदार्थ का अमूर्तन, प्रकृति के नियम का अमूर्तन, मूल्य का अमूर्तन आदि। संक्षेप में, सभी वैज्ञानिक सही, गंभीर, बेतुका नहीं अमूर्तन प्रकृति को अधिक गहराई से, सही मायने में और पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। मार्क्सवाद लेनिनवाद का मानना है कि अनुभूति की प्रक्रिया में दोनों चरणों में से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। ज्ञान निचले स्तर पर अवधारणात्मक और उच्च स्तर पर तार्किक के रूप में प्रकट होता है, लेकिन दोनों अनुभूति की एकीकृत प्रक्रिया के चरण हैं। अवधारणात्मक और तर्कसंगत गुणात्मक रूप से भिन्न हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वे अभ्यास के आधार पर एकीकृत हैं। हमारा अभ्यास ये साबित करता है कि जो समझा जाता है उसे तुरंत नहीं समझा जा सकता है और केवल जो समझा जाता है उसे ही अधिक गहराई से समझा जा सकता है। धारणा केवल घटना की समस्या का समाधान करती है, केवल सिद्धांत ही सार की समस्या का समाधान कर सकता है। इन दोनों समस्याओं का समाधान अभ्यास से रत्ती भर भी अलग नहीं है। जो कोई किसी चीज़ को जानना चाहता है, उसके पास उसके संपर्क में आने, यानी उसके वातावरण में रहने, अभ्यास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
सामंती समाज में पूंजीवादी समाज के नियमों को पहले से जानना असंभव था क्योंकि पूंजीवाद अभी तक उभरा नहीं था, प्रासंगिक अभ्यास का अभाव था। मार्क्सवाद केवल पूंजीवादी समाज की ही देन हो सकता है। मार्क्स हस्तक्षेप पूंजीवाद के युग में साम्राज्यवाद के युग के विशिष्ट कुछ कानूनों को पहले से नहीं जान सके, क्योंकि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण अभी तक उभरा नहीं था और प्रासंगिक अभ्यास की कमी थी। केवल लेनिन और स्टालिन ही यह कार्य कर सकते थे। अपनी प्रतिभा को छोड़कर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन जिस कारण से अपने सिद्धांतों पर काम कर सके, उसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वर्ग संघर्ष के अभ्यास और अपने समय के वैज्ञानिक प्रयोग में भाग लिया था। इस शर्त के अभाव में कोई भी प्रतिभा सफल नहीं हो सकती थी। ये कहावत अपने द्वार से बाहर कदम रखे बिना ही विद्वान दुनिया भर के सभी मामलों को जान लेता है, पिछले समय में जब तकनीक अविकसित थी, केवल खोखली बात थी। भले ही यह कहावत विकसित प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में मान्य हो सकती है, वास्तविक व्यक्तिगत ज्ञान वाले लोग ही दुनिया भर में अभ्यास में लगे हुए हैं। और यह केवल तभी होता है जब ये लोग अपने अभ्यास के माध्यम से जानते हैं और जब उनका ज्ञान लेखन और तकनीकी मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचता है कि विद्वान अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के सभी मामलों को जान सकता है। यदि आप किसी निश्चित चीज़ या चीज़ों के एक निश्चित वर्ग को सीधे तौर पर जानना चाहते हैं, तो आपको वास्तविकता को बदलने के लिए उस चीज़ या चीज़ों के वर्ग को बदलने के व्यावहारिक संघर्ष में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होगा, क्योंकि केवल इसी तरह से आप घटना के रूप में उनके संपर्क में आ सकते हैं। वास्तविकता को बदलने के व्यावहारिक संघर्ष में व्यक्तिगत भागीदारी के माध्यम से ही आप उस चीज़ या चीज़ों के वर्ग के सार को उजागर कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। ये ज्ञान का मार्ग है जिस पर वास्तव में हर व्यक्ति यात्रा करता है, हालांकि कुछ लोग जानबूझकर मामलों को विकृत करते हुए इसके विपरीत तर्क देते हैं। दुनिया में सबसे हास्यास्पद व्यक्ति सब कुछ जानने वाला है, जो अफवाहों का थोड़ा सा ज्ञान उठाता है और खुद को दुनिया का नंबर 1 अधिकारी घोषित करता है। इससे केवल ये पता चलता है कि उसने अपना उचित मूल्यांकन नहीं किया है। ज्ञान विज्ञान का विषय है और किसी भी तरह की बेईमानी या दंभ की अनुमति नहीं है। जो आवश्यक है वह निश्चित रूप से विपरीत है, ईमानदारी और विनम्रता। यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो आपको वास्तविकता को बदलने के अभ्यास में भाग लेना चाहिए। अगर आप नाशपाती का स्वाद जानना चाहते हैं तो आपको नाशपाती को खुद खाकर बदलना होगा। यदि आप परमाणु की संरचना और गुणों को जानना चाहते हैं तो आपको परमाणु की स्थिति को बदलने के लिए भौतिक और रासायनिक प्रयोग करने होंगे। यदि आप क्रांति के सिद्धांत और तरीकों को जानना चाहते हैं तो आपको क्रांति में भाग लेना होगा। सभी वास्तविक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हर चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता। वस्तुतः हमारा अधिकांश ज्ञान अप्रत्यक्ष अनुभव से आता है। उदाहरण के लिए पिछले समय और विदेशी भूमि का सारा ज्ञान। हमारे पूर्वजों और विदेशियों के लिए ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव का विषय था या है, और यह ज्ञान विश्वसनीय है यदि उनके प्रत्यक्ष अनुभव के दौरान लेनिन द्वारा कही गई वैज्ञानिक अमूर्तता की आवश्यकता थी या है। पूर्ण और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता वैज्ञानिक रूप से प्रतिबिंबित होती है, अन्यथा यह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए मनुष्य के ज्ञान के केवल 2 भाग होते हैं, एक जो प्रत्यक्ष अनुभव से आता है और दूसरा जो अप्रत्यक्ष अनुभव से आता है। इसके अलावा जो मेरे लिए अप्रत्यक्ष अनुभव है वह अन्य लोगों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। परिणामस्वरूप समग्र रूप से विचार करने पर किसी भी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से अविभाज्य है। सारा ज्ञान मनुष्य की भौतिक इंद्रियों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ बाहरी दुनिया की धारणा से उत्पन्न होता है। जो कोई भी ऐसी धारणा से इनकार करता है, प्रत्यक्ष अनुभव से इनकार करता है या वास्तविकता को बदलने वाले अभ्यास में व्यक्तिगत भागीदारी से इनकार करता है, वह भौतिकवादी नहीं है। इसीलिए सब कुछ जानने वाला हास्यास्पद है। एक पुरानी चीनी कहावत है, बाघ की मांद में प्रवेश किए बिना आप बाघ के शावकों को कैसे पकड़ सकते हैं। ये कहावत मनुष्य के व्यवहार के लिए सत्य है और ज्ञान के सिद्धांत के लिए भी सत्य है। अभ्यास के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तविकता को बदलने वाले अभ्यास के आधार पर उत्पन्न होने वाले अनुभूति के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी आंदोलन को स्पष्ट करने के लिए, अनुभूति की धीरे धीरे गहरी होती गति को स्पष्ट करने के लिए कुछ अतिरिक्त ठोस उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पूंजीवादी समाज के बारे में अपने ज्ञान में सर्वहारा वर्ग अपने अभ्यास के पहले दौर में मशीन तोड़ने और सहज संघर्ष के दौर में केवल अनुभूति के अवधारणात्मक चरण में था। ये पूंजीवाद की परिघटना के केवल कुछ पहलुओं और बाहरी संबंधों को ही जानता था। सर्वहारा तब भी स्वयं में वर्ग था, लेकिन जब यह अपने अभ्यास के दूसरे दौर में पहुंचा, जागरूक और संगठित आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों का दौर, तो सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी समाज के सार, सामाजिक वर्गों के बीच शोषण के संबंधों और अपने स्वयं के ऐतिहासिक कार्य को समझने में सक्षम हुआ
और यह अपने स्वयं के अभ्यास के कारण और लंबे समय तक संघर्ष के अपने अनुभव के कारण ऐसा करने में सक्षम था, जिसे मार्क्स और एंगेल्स ने सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांत को बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया था। तभी सर्वहारा वर्ग स्वयं के लिए वर्ग बन गया। इसी तरह चीनी लोगों के साम्राज्यवाद के ज्ञान के साथ भी पहला चरण सतही अवधारणात्मक ज्ञान का था, जैसा कि ताइपिंग हेवनली किंगडम के आंदोलन, यीहो तुवान आंदोलन आदि के अंधाधुंध विदेशी विरोधी संघर्षों में दिखाया गया था। ये केवल दूसरे चरण में था कि चीनी लोग तर्कसंगत ज्ञान के स्तर पर पहुंचे। उन्होंने साम्राज्यवाद के आंतरिक और बाहरी विरोधाभासों को देखा और इस आवश्यक सत्य को देखा कि साम्राज्यवाद ने चीन के दलालों और सामंती वर्गों के साथ मिलकर महान जनता का दमन और शोषण किया था। चीनी लोग इस ज्ञान की शुरुआत 1919 के 4 मई के आंदोलन के समय से हुई। आगे आइए युद्ध पर विचार करें। यदि युद्ध का नेतृत्व करने वालों के पास युद्ध का अनुभव नहीं है, तो प्रारंभिक चरण में वे किसी विशिष्ट युद्ध के निर्देशन से संबंधित गहन कानूनों को नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि पिछले दशक का हमारा कृषि क्रांतिकारी युद्ध। प्रारंभिक चरण में उन्हें केवल बहुत अधिक लड़ाई का अनुभव होगा और इससे भी अधिक कई हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह अनुभव जीती गई लड़ाइयों का अनुभव और विशेष रूप से हारी हुई लड़ाइयों का अनुभव उन्हें पूरे युद्ध के आंतरिक सूत्र, अर्थात उस विशिष्ट युद्ध के नियमों, उसकी रणनीति और रणनीति को समझने और परिणामस्वरूप युद्ध को निर्देशित करने में सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास। यदि ऐसे क्षण में कमान किसी अनुभवहीन व्यक्ति को सौंप दी जाती है, तो उसे भी युद्ध के वास्तविक नियमों को समझने से पहले कई हार अनुभव प्राप्त झेलनी पड़ेगी। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये टिप्पणी हम अक्सर तब सुनते हैं जब कोई कॉमरेड किसी कार्य को स्वीकार करने में झिझकता है। वह अपने बारे में अनिश्चित क्यों है? क्योंकि उसे असाइनमेंट की सामग्री और परिस्थितियों की कोई व्यवस्थित समझ नहीं है, या क्योंकि उसका ऐसे काम से बहुत कम या कोई संपर्क नहीं है और इसलिए इसे नियंत्रित करने वाले कानून उससे परे हैं। कार्य की प्रकृति और परिस्थितियों के विस्तृत विश्लेषण के बाद वह खुद के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करेगा और इसे स्वेच्छा से करेगा। यदि वह नौकरी पर कुछ समय बिताता है और अनुभव प्राप्त करता है, और यदि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो खुले दिमाग से मामलों को देखने का इच्छुक है और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समस्याओं को व्यक्तिपरक, एकतरफा और सतही रूप से देखता है, तो वह अपने लिए निष्कर्ष निकाल सकता है। काम कैसे करना है और उसे और अधिक साहस के साथ कैसे करना है। केवल वे ही जो समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में व्यक्तिपरक, एकपक्षीय और सतही हैं, परिस्थितियों पर विचार किए बिना, चीज़ों को उनकी समग्रता, उनके इतिहास और उनकी वर्तमान स्थिति में देखे बिना मौके पर पहुंचते ही आदेश या निर्देश जारी कर देंगे। संपूर्ण और चीज़ों के सार, उनकी प्रकृति और एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बीच के आंतरिक संबंध तक पहुंचे बिना ऐसे लोग लड़खड़ा कर गिरने को बाध्य होते हैं। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि अनुभूति की प्रक्रिया में पहला कदम बाहरी दुनिया की वस्तुओं के साथ संपर्क है। ये धारणा के चरण से संबंधित है। दूसरा चरण धारणा के डेटा को व्यवस्थित और पुनर्निर्माण करके संश्लेषित करना है। ये गर्भाधान, निर्णय और अनुमान के चरण से संबंधित है। ऐसा तभी होता है जब धारणा के डेटा बहुत समृद्ध, खंडित नहीं होते हैं और वास्तविकता के अनुरूप होते हैं, भ्रमपूर्ण नहीं होते हैं कि वे सही अवधारणाओं और सिद्धांतों को बनाने का आधार हो सकते हैं। यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया जाना जरूरी है। पहला, जो पहले कहा जा चुका है लेकिन यहाँ दोहराया जाना चाहिए, अवधारणात्मक ज्ञान पर तर्कसंगत ज्ञान की निर्भरता है। जो कोई भी यह सोचता है कि तर्कसंगत ज्ञान को अवधारणात्मक ज्ञान से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह एक आदर्शवादी है। दर्शन के इतिहास में तर्कवादी विचारधारा है जो केवल तर्क की वास्तविकता को स्वीकार करती है, अनुभव की नहीं, यह मानते हुए कि अकेले कारण विश्वसनीय है जबकि अवधारणात्मक अनुभव विश्वसनीय नहीं है। ये स्कूल चीज़ों को उल्टा करके गलती करता है। तर्कसंगत विश्वसनीय है क्योंकि इसका स्रोत इंद्रिय धारणाओं में है, अन्यथा ये स्रोत के बिना पानी, जड़ों के बिना पेड़, व्यक्तिपरक, स्वयं उत्पन्न और अविश्वसनीय होगा। अनुभूति की प्रक्रिया में अनुक्रम के संबंध में अवधारणात्मक अनुभव पहले आता है। हम अनुभूति की प्रक्रिया में सामाजिक अभ्यास के महत्व पर विशेष रूप से बल देते हैं क्योंकि अकेले सामाजिक अभ्यास ही मानव ज्ञान को जन्म दे सकता है और यह अकेले ही मनुष्य को वस्तुगत दुनिया से अवधारणात्मक अनुभव प्राप्त करने की शुरुआत कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने कान बंद कर लेता है और खुद को वस्तुगत दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लेता है, उसके लिए ज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। ज्ञान अनुभव से शुरू होता है, ये ज्ञान के सिद्धांत का भौतिकवाद है। दूसरा बिंदु यह है कि ज्ञान को गहरा करने की आवश्यकता है, कि ज्ञान के अवधारणात्मक चरण को तर्कसंगत चरण तक विकसित करने की आवश्यकता है। यही ज्ञान के सिद्धांत की द्वंद्वात्मकता है।
ये सोचना कि ज्ञान निचले अवधारणात्मक स्तर पर रुक सकता है और अकेले अवधारणात्मक ज्ञान विश्वसनीय है जबकि तर्कसंगत ज्ञान नहीं है, अनुभववाद की ऐतिहासिक त्रुटि को दोहराना होगा। ये सिद्धांत यह समझने में असफल रहा है कि हालांकि धारणा के डेटा उद्देश्य दुनिया में कुछ वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, मैं यहाँ आदर्शवादी अनुभववाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो अनुभव को तथाकथित आत्मनिरीक्षण तक सीमित करता है। वे केवल एक तरफा और सतही हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, चीज़ें अधूरी हैं और उनके सार को प्रतिबिंबित नहीं कर रही हैं। किसी चीज़ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए, उसके सार को प्रतिबिंबित करने के लिए, उसके अंतर्निहित नियमों को प्रतिबिंबित करने के लिए, विचार के अभ्यास के माध्यम से इंद्रिय बोध के समृद्ध डेटा का पुनर्निर्माण करना, गंदगी को त्यागना और आवश्यक का चयन करना, झूठ को खत्म करना और बनाए रखना आवश्यक है। सत्य एक से दूसरे की ओर और बाहर से भीतर की ओर बढ़ते हुए अवधारणाओं और सिद्धांतों की एक प्रणाली बनाने के लिए अवधारणात्मक से तर्कसंगत ज्ञान की ओर छलांग लगाना आवश्यक है। ऐसा पुनर्निर्मित ज्ञान अधिक खोखला या अधिक अविश्वसनीय नहीं है। इसके विपरीत, अभ्यास के आधार पर अनुभूति की प्रक्रिया में जो कुछ भी वैज्ञानिक रूप से पुनर्निर्मित किया गया है, वह वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि लेनिन ने कहा, अधिक गहराई से, अधिक सही मायने में, अधिक पूर्ण रूप से। इसके विपरीत, अशिष्ट व्यवहारिक पुरुष अनुभव का सम्मान करते हैं लेकिन सिद्धांत से घृणा करते हैं और इसलिए संपूर्ण उद्देश्य प्रक्रिया का व्यापक दृष्टिकोण नहीं रख सकते हैं। स्पष्ट दिशा और लंबी दूरी के परिप्रेक्ष्य का अभाव है और कभी कभार सफलताओं और सच्चाई की झलक से संतुष्ट रहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति किसी क्रांति का निर्देशन करते हैं तो वे उसे एक अंधी गली तक ले जाएंगे। तर्कसंगत ज्ञान अवधारणात्मक ज्ञान पर निर्भर करता है और अवधारणात्मक ज्ञान को तर्कसंगत ज्ञान में विकसित किया जाना बाकी है। ये ज्ञान का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है। दर्शन शास्त्र में न तो तर्कवाद और न ही अनुभववाद ज्ञान की ऐतिहासिक या द्वंद्वात्मक प्रकृति को समझता है, और यद्यपि इनमें से प्रत्येक स्कूल में सत्य का एक पहलू शामिल है, यहाँ मैं भौतिकवादी की बात कर रहा हूँ, आदर्शवादी बुद्धिवाद और अनुभववाद की नहीं। समग्र रूप से ज्ञान के सिद्धांत पर दोनों गलत हैं। अवधारणात्मक से तर्कसंगत तक ज्ञान का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी आंदोलन अनुभूति की एक छोटी प्रक्रिया, उदाहरण के लिए किसी एक चीज़ या कार्य को जानना के साथ साथ अनुभूति की एक प्रमुख प्रक्रिया, उदाहरण के लिए पूरे समाज को जानना के लिए भी सही है। एक क्रांति। लेकिन ज्ञान का आंदोलन यहीं खत्म नहीं होता। यदि ज्ञान का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी आंदोलन तर्कसंगत ज्ञान पर रुक जाए तो केवल आधी समस्या ही हल हो जाएगी। और जहाँ तक मार्क्सवादी दर्शन का सवाल है, इसका केवल कम महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। मार्क्सवादी दर्शन का मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या वस्तुगत दुनिया के नियमों को समझने और इस प्रकार उन्हें समझाने में सक्षम होने में नहीं है, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए इन कानूनों के ज्ञान को सक्रिय रूप से लागू करने में है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सिद्धांत महत्वपूर्ण है और इसका महत्व पूरी तरह से लेनिन के कथन में व्यक्त किया गया है, क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता। लेकिन मार्क्सवाद सिद्धांत के महत्व पर सटीक और केवल इसलिए जोर देता है क्योंकि यह कार्रवाई का मार्गदर्शन कर सकता है। यदि हमारे पास कोई सही सिद्धांत है लेकिन उसके बारे में केवल ढिंढोरा पीटते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो वह सिद्धांत चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई महत्व नहीं रखता। ज्ञान अभ्यास से शुरू होता है और सैद्धांतिक ज्ञान अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और फिर अभ्यास में वापस आना चाहिए। ज्ञान का सक्रिय कार्य न केवल अवधारणात्मक से तर्कसंगत ज्ञान की ओर सक्रिय छलांग में प्रकट होता है, बल्कि और यह अधिक महत्वपूर्ण है, इसे तर्कसंगत ज्ञान से क्रांतिकारी अभ्यास तक की छलांग में भी प्रकट होना चाहिए। जो ज्ञान दुनिया के नियमों को समझता है, उसे दुनिया को बदलने के अभ्यास में पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए, उत्पादन के अभ्यास में, क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष और क्रांतिकारी राष्ट्रीय संघर्ष के अभ्यास में और वैज्ञानिक प्रयोग के अभ्यास में नए सिरे से लागू किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत के परीक्षण और विकास की प्रक्रिया है, अनुभूति की पूरी प्रक्रिया की निरंतरता है। ये समस्या कि क्या सिद्धांत वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से मेल खाता है, उपरोक्त वर्णित अवधारणात्मक से तर्कसंगत तक ज्ञान की गति में पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है और न ही हल किया जा सकता है। इस समस्या को पूरी तरह से हल करने का एकमात्र तरीका तर्कसंगत ज्ञान को सामाजिक अभ्यास पर पुनर्निर्देशित करना है, सिद्धांत को अभ्यास में लागू करना है और देखना है कि क्या यह उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है जो किसी के मन में हैं। प्राकृतिक विज्ञान के कई सिद्धांतों को न केवल इसलिए सच माना जाता है क्योंकि जब प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने उनकी उत्पत्ति की थी तब उन्हें ऐसा माना जाता था, बल्कि इसलिए कि उन्हें बाद के वैज्ञानिक अभ्यास में सत्यापित किया गया है। इसी प्रकार मार्क्सवाद लेनिनवाद को न केवल इसलिए सच माना जाता है क्योंकि इसे तब माना जाता था जब इसे मार्क्स,
एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन द्वारा वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया था, बल्कि इसलिए कि इसे क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष और क्रांतिकारी राष्ट्रीय संघर्ष के बाद के अभ्यास में सत्यापित किया गया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सार्वभौमिक रूप से सत्य है क्योंकि किसी के लिए भी अपने व्यवहार में इसके क्षेत्र से बच निकलना असंभव है। मानव ज्ञान का इतिहास हमें बताता है कि कई सिद्धांतों की सच्चाई अधूरी है और अभ्यास की कसौटी पर इस अधूरेपन को दूर किया जाता है। कई सिद्धांत गलत हैं और अभ्यास की कसौटी पर ही उनकी गलतियां ठीक हो पाती हैं। इसीलिए अभ्यास सत्य की कसौटी है। और क्यों? ज्ञान के सिद्धांत में जीवन का, अभ्यास का दृष्टिकोण सबसे पहले और मौलिक होना चाहिए। स्टालिन ने ठीक ही कहा है, सिद्धांत उद्देश्यहीन हो जाता है यदि वह क्रांतिकारी अभ्यास से जुड़ा नहीं है, जैसे अभ्यास अंधेरे में टटोलता है यदि उसका मार्ग क्रांतिकारी सिद्धांत से प्रकाशित नहीं है। जब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो क्या ज्ञान की गति पूरी हो जाती है? हमारा उत्तर है, यह है और फिर भी यह नहीं है। जब समाज में पुरुष अपने विकास के एक निश्चित चरण में एक निश्चित उद्देश्य प्रक्रिया, चाहे प्राकृतिक या सामाजिक, को बदलने के अभ्यास में खुद को झोंक देते हैं, तो वे अपने मस्तिष्क में उद्देश्य प्रक्रिया के प्रतिबिंब और अपने अभ्यास के परिणामस्वरूप ऐसा कर सकते हैं। व्यक्तिपरक गतिविधि अपने ज्ञान को अवधारणात्मक से तर्कसंगत तक आगे बढ़ाते हैं और विचार, सिद्धांत, योजना या कार्यक्रम बनाते हैं जो सामान्य रूप से उस उद्देश्य प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप होते हैं। फिर वे इन विचारों, सिद्धांतों, योजनाओं या कार्यक्रमों को उसी उद्देश्य प्रक्रिया में व्यवहार में लागू करते हैं। और यदि वे अपने मन में रखे गए लक्ष्यों को साकार कर सकते हैं, अर्थात यदि अभ्यास की उसी प्रक्रिया में वे उन पहले से तैयार किए गए विचारों, सिद्धांतों, योजनाओं या कार्यक्रमों को वास्तविकता में अनुवाद कर सकते हैं या पूरी तरह से अनुवाद कर सकते हैं, तो ज्ञान की गति इस विशेष प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण माना जा सकता है। प्रकृति बदलने की प्रक्रिया में, उदाहरण के लिए एक इंजीनियरिंग योजना की पूर्ति, एक वैज्ञानिक परिकल्पना का सत्यापन, एक उपकरण का निर्माण या एक फसल की कटाई को लें, या समाज को बदलने की प्रक्रिया में, उदाहरण के लिए किसी हड़ताल की जीत, किसी युद्ध में जीत या किसी शैक्षिक योजना की पूर्ति को लें, इन सभी को किसी के मन में रखे गए लक्ष्यों की प्राप्ति माना जा सकता है। लेकिन आमतौर पर कहें तो, चाहे प्रकृति बदलने का अभ्यास हो या बदलते समाज का, पुरुषों के मूल विचार, सिद्धांत, योजनाएं या कार्यक्रम बिना किसी बदलाव के शायद ही कभी साकार होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तविकता को बदलने में लगे लोग आमतौर पर कई सीमाओं के अधीन होते हैं। वे न केवल मौजूदा वैज्ञानिक और तकनीकी स्थितियों तक ही सीमित हैं, बल्कि वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के विकास और इस प्रक्रिया के प्रकट होने की डिग्री, उद्देश्य प्रक्रिया के पहलुओं और सार को अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं किया गया है, द्वारा भी सीमित हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यास के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियों की खोज के कारण विचारों, सिद्धांतों, योजनाओं या कार्यक्रमों को आमतौर पर आंशिक रूप से और कभी-कभी पूरी तरह से भी बदल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा होता है कि मूल विचार, सिद्धांत, योजनाएं या कार्यक्रम पूरी तरह या आंशिक रूप से वास्तविकता के अनुरूप नहीं हो पाते हैं और पूरी तरह या आंशिक रूप से गलत होते हैं। कई उदाहरणों में, ज्ञान में त्रुटियों को ठीक करने और उद्देश्य प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप होने से पहले विफलताओं को कई बार दोहराया जाना पड़ता है और परिणामस्वरूप व्यक्तिपरक को उद्देश्य में परिवर्तित किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में, प्रत्याशित परिणामों से पहले व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब वह बिंदु पहुंच जाता है, चाहे जो भी हो, उसके विकास के एक निश्चित चरण में एक निश्चित उद्देश्य प्रक्रिया के संबंध में मानव ज्ञान की गति को पूरा माना जा सकता है। हालांकि जहां तक प्रक्रिया की प्रगति का सवाल है, मानव ज्ञान की गति पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वह प्रकृति के दायरे में हो या समाज के, अपने आंतरिक अंतर्विरोध और संघर्ष के कारण आगे बढ़ती और विकसित होती है और मानव ज्ञान की गति भी उसके साथ ही आगे बढ़ती और विकसित होनी चाहिए। जहां तक सामाजिक आंदोलनों का सवाल है, सच्चे क्रांतिकारी नेताओं को न केवल त्रुटियों का पता चलने पर अपने विचारों, सिद्धांतों, योजनाओं या कार्यक्रमों को सुधारने में अच्छा होना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेकिन जब एक निश्चित वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ चुकी होती है और विकास के एक चरण से दूसरे चरण में बदल जाती है, तो उन्हें खुद को और अपने सभी साथी क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाने और इसके साथ साथ अपने व्यक्तिपरक ज्ञान में बदलाव लाने में भी अच्छा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित नए क्रांतिकारी कार्य और नए कार्यक्रम स्थिति में नए बदलावों के अनुरूप हों। क्रांतिकारी काल में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। यदि क्रांतिकारियों का ज्ञान बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप तेजी से नहीं बदलता तो वे क्रांति को विजय की ओर ले जाने में असमर्थ होंगे। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि सोच वास्तविकता से पीछे रह जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की अनुभूति अनेक सामाजिक परिस्थितियों द्वारा सीमित होती है।
हम क्रांतिकारी कतारों में उन झुंडों के विरोध में हैं जिनकी सोच बदलती वस्तुगत परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ने में विफल रहती है और जो ऐतिहासिक रूप से दक्षिणपंथी अवसरवाद के रूप में प्रकट हुई है। ये लोग ये देखने में विफल रहते हैं कि विरोधियों के संघर्ष ने पहले ही वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है, जबकि उनका ज्ञान पुराने चरण पर ही रुक गया है। ये सभी कट्टरपंथियों की सोच की विशेषता है। उनकी सोच सामाजिक व्यवहार से विच्छिन्न है और वे समाज के रथ का मार्गदर्शन करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वे बस पीछे पीछे चले जाते हैं, शिकायत करते हुए कि यह बहुत तेज चला जाता है और इसे पीछे खींचने या विपरीत दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं। हम वामपंथी वाक्यांश प्रचार के भी विरोधी हैं। वामपंथियों की सोच वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के विकास के एक निश्चित चरण से आगे निकल जाती है। कुछ लोग अपनी कल्पनाओं को सत्य मानते हैं, जबकि अन्य वर्तमान में एक ऐसे आदर्श को साकार करने के लिए दबाव डालते हैं जिसे केवल भविष्य में ही साकार किया जा सकता है। वे स्वयं को अधिकांश लोगों की वर्तमान प्रथा और दिन की वास्तविकताओं से अलग कर लेते हैं और अपने कार्यों में स्वयं को साहसी दिखाते हैं। आदर्शवाद और यांत्रिक भौतिकवाद, अवसरवाद और दुस्साहसवाद, सभी की विशेषता व्यक्तिपरक और उद्देश्य के बीच का अंतर है। ज्ञान को अभ्यास से अलग करना है। ज्ञान का मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत, जैसा कि वैज्ञानिक सामाजिक अभ्यास द्वारा पहचाना जाता है, इन गलत विचारधाराओं का दृढ़तापूर्वक विरोध नहीं कर सकता है। मार्क्सवादी मानते हैं कि ब्रह्मांड के विकास की पूर्ण और सामान्य प्रक्रिया में प्रत्येक विशेष प्रक्रिया का विकास सापेक्ष होता है और इसलिए पूर्ण सत्य के अंतहीन प्रवाह में विकास के किसी भी चरण में किसी विशेष प्रक्रिया के बारे में मनुष्य का ज्ञान केवल सापेक्ष सत्य, असंख्य सापेक्ष सत्यों का योग पूर्ण सत्य बनता है। वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया का विकास विरोधाभासों और संघर्षों से भरा होता है और इसी तरह मानव ज्ञान के आंदोलन का विकास भी विरोधाभासों और संघर्षों से भरा होता है। वस्तुगत जगत की सभी द्वंद्वात्मक गतिविधियां देर सवेर मानव ज्ञान में प्रतिबिंबित हो सकती हैं। सामाजिक व्यवहार में अस्तित्व में आने, विकसित होने और खत्म होने की प्रक्रिया अनंत है और मानव ज्ञान में भी अस्तित्व में आने, विकसित होने और खत्म होने की प्रक्रिया अनंत है। जैसे जैसे मनुष्य का अभ्यास जो दिए गए विचारों, सिद्धांतों, योजनाओं या कार्यक्रमों के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को बदलता है, आगे बढ़ता है, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के बारे में उसका ज्ञान भी उतना ही गहरा होता जाता है। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की दुनिया में परिवर्तन की गति कभी समाप्त नहीं होती है और अभ्यास के माध्यम से मनुष्य का सत्य का ज्ञान भी ऐसा ही है। मार्क्सवाद लेनिनवाद ने किसी भी तरह से सत्य को समाप्त नहीं किया है, बल्कि अभ्यास के दौरान सत्य के ज्ञान के लिए लगातार रास्ते खोले हैं। हमारा निष्कर्ष व्यक्तिपरक और उद्देश्य की, सिद्धांत और व्यवहार की, प्रत्येक कार्य को जानने की ठोस ऐतिहासिक एकता है और हम सभी गलत विचारधाराओं का विरोध करते हैं, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, जो ठोस इतिहास से हटती हैं। समाज के विकास के वर्तमान युग में दुनिया को सही ढंग से जानने और बदलने की जिम्मेदारी इतिहास ने सर्वहारा वर्ग और उसकी पार्टी के कंधों पर रखी है। ये प्रक्रिया, दुनिया को बदलने की प्रथा, जो वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार निर्धारित की जाती है, पहले ही दुनिया में और चीन में एक ऐतिहासिक क्षण तक पहुंच चुकी है। मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व महान क्षण, यानी अंधेरे को पूरी तरह से खत्म करने का क्षण दुनिया और चीन से और दुनिया को प्रकाश की दुनिया में बदलने के लिए, जैसा कि पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। दुनिया को बदलने के लिए सर्वहारा वर्ग और क्रांतिकारी लोगों के संघर्ष में निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति शामिल है: वस्तुनिष्ठ दुनिया को बदलना और साथ ही उनकी अपनी व्यक्तिपरक दुनिया को बदलना, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता को बदलना और दोनों के बीच संबंधों को बदलना। व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दुनिया। विश्व के एक हिस्से, सोवियत संघ, में ऐसा परिवर्तन पहले ही आ चुका है। वहां लोग बदलाव की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन और बाकी दुनिया के लोग या तो ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। और जिस वस्तुगत दुनिया को बदला जाना है उसमें परिवर्तन के सभी विरोधी भी शामिल हैं, जिन्हें बदलने के लिए स्वैच्छिक, सचेतन परिवर्तन के चरण में प्रवेश करने से पहले मजबूरी के चरण से गुजरना होगा। विश्व साम्यवाद का युग तब पहुंचेगा जब समस्त मानव जाति स्वेच्छा से और सचेत रूप से स्वयं को और विश्व को बदल देगी। अभ्यास के माध्यम से सत्य की खोज करें और फिर अभ्यास के माध्यम से सत्य को सत्यापित और विकसित करें। अवधारणात्मक ज्ञान से प्रारंभ करें और सक्रिय रूप से इसे तर्कसंगत ज्ञान में विकसित करें, फिर तर्कसंगत ज्ञान से शुरुआत करें और व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दुनिया दोनों को बदलने के लिए क्रांतिकारी अभ्यास को सक्रिय रूप से निर्देशित करें। अभ्यास, ज्ञान, फिर अभ्यास और फिर ज्ञान, ये रूप अनंत चक्रों में खुद को दोहराता है और प्रत्येक चक्र के साथ अभ्यास और ज्ञान की सामग्री उच्च स्तर तक बढ़ जाती है। ज्ञान का संपूर्ण द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत ऐसा ही है और जानने और करने की एकता का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत भी ऐसा ही है।